नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार की ओर से कर्ज लेने के बयानों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये उनकी झूठ बोलने की आदत है। आप छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए और भारत सरकार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए। वो किस मुंह से व्यवस्था की बात करते हैं? हमारे हिस्से का पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है। वहीं विश्व हिंदू परिषद की बैठक को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि 2006 में रमन सिंह की सरकार में धर्मांतरण पर कानून लाया गया था, वो 2018 तक लागू क्यों नहीं कर पाए? उनके शासनकाल में ज्यादातर चर्च बने। हमें जो भी शिकायत मिली है हमने उसकी जांच की और कार्रवाई की। चुनाव आ गया है, इसलिए धर्मांतरण को मुद्दा बनाया जा रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सीएम ने कहा कि वो ईडी के भरोसे चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ईडी भी कामयाब नहीं हो रही है, इसलिए पुराने पन्ने पलटने लगे। वहीं बीजेपी की ओर से विपक्षी दलों की बैठक को ड्रामेबाजी बताए जाने पर सीएम बघेल ने कहा कि सभी दलों का अपना अपना अस्तित्व है और अनुराग ठाकुर ये बताएं कि इन्हीं दलों के साथ उनका भी गठबंधन था। अगर यही ड्रामेबाजी है तो बीजेपी के लोग सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। अब उनकी तो झूठ बोलने की आदत है। एक काम करिए, छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, भारत सरकार की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, मध्य प्रदेश के निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश के निकाल लीजिए, वहाँ की वित्तीय व्यवस्था और हमारी छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था देख लीजिए। पहला क्वार्टर है, हम लोग लोन नहीं लिए अप्रैल से जून तक के, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में 2-2, 3-3 बार हो गई उसको लोन लेते। तो और किससे आंकेंगे आप? वित्तीय व्यवस्था FRBM एक्ट है, उसे हम लोग पालन कर रहे हैं, जबकि FRBM एक्ट के हिसाब से भारत सरकार के दुगुना उससे भी पार कर गया। 3% रहना चाहिए FRBM एक्ट, तो वो तो भारत सरकार तो 7% उसका तो बढ़ा हुआ है। वो किस मुझ बात करते हैं हमारी वित्तीय व्यवस्था के बारे में? बल्कि ये है कि हमारे हिस्से का पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है। ये बात बिल्कुल सही है। भाई सवाल इस बात का है कि 2006 में रमन सिंह की सरकार ने धर्मांतरण में कानून लाया, वो आज तक लागू क्यों नहीं कर पाए? 6 से लेकर 18 तक उसकी सरकार थी, केंद्र में उसकी सरकार थी, क्यों लागू नहीं कर पाए? दूसरी बात यह है, मैं बार बार कहता हूं कि उसके शासनकाल में ज्यादा चर्च बने, धर्मांतरण तो उसके समय में ज्यादा हुआ, और हमारे समय में जो भी शिकायत मिली हमने कार्रवाई की, जांच किया, उसके बाद कार्रवाई की। तो ये धर्मांतरण केवल चुनाव आ गया है, इस कारण से उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं ना, न किसान उनके साथ, न आदिवासी उनके साथ, न मजदूर, न महिला, न युवा, व्यापारी, कोई उसके साथ नहीं है। वो ईडी भरोसे चुनाव लड़ने चाह रहे थे, लेकिन देखे कि ईडी भी मतलब कामयाब नहीं हो रहा है, तो फिर अब फिर से पुराने पन्ने फिर से पलटने शुरू किए कि अब धर्मांतरण करो, तो उसको मुद्दा बनाओ, सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाओ। देखो ऐसा है, सभी और अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लेते थे। ये अनुराग ठाकुर जी बताए कि इन्हीं दलों के साथ मिलकर जो बैठक हुई है उसमें बहुत सारे दलों के साथ वो खुद भी उनका गठबंधन था और सरकार बनाई। तो ये ड्रामाबाज कुलभूषण थे वो, तब वो क्या थे? यदि वो ड्रामेबाज हैं तो वो क्या थे? वो सबसे बड़े ड्रामाबाज। तो सबसे बड़े ड्रामेबाज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देखिए एक चीज समझ लीजिए, बस्तर में 5 साल पहले क्या स्थिति थी, बस्तर में आज क्या स्थिति है। बस्तर के लोग दहशत में जी रहे थे, एक दूसरे के ऊपर शक की निगाह से देखते थे। जवान है वो आदिवासियों को नक्सली सरकार तो नक्सली समझती थी, तभी तो उनको फर्जी इनकाउंटर करते थे, फर्जी केस बना बना के आदिवासियों की जेल में ठूस दिया गया, व्यापारी मारे गए, पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार हुआ, जेल में ठूसे गए, मारे गए। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको प्रताड़ित नहीं किए? आए दिन मानव आयोग के लोग यहाँ पड़े रहते थे। यहाँ पुलिस के अधिकारी से पूछ लीजिए, किसी भी पुलिस, वो हर कोर्ट में, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस वाले वो पेशिश में चलते थे, इतनी थी।
और आज हमारे पुलिस के जवान हो चाहे अधिकारी हैं वो शांत हैं, आदिवासी शांति से जीवन यापन कर रहे हैं। विकास के कार्य अब अंतिम छोर कोर सेक्टर में, अंदरूनी क्षेत्रों में भी सब काम हो रहा है। सड़कें में 2500 किलोमीटर सड़कें बनी, पुलिया बन रहे हैं, 36 बड़े बड़े पुल बन गए, जो अबूझमाड़ की तरफ 2 पुल बन गए। तो लगातार विकास के काम हो रहे हैं और लोगों के आय में वृद्धि भी हो रही है। शिक्षा का प्रकाश अंतिम छोर तक पहुंच रहा है, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंच रही है। ये किस बिना से जगदलपुर के अल्प प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस चुनाव उग्रवादियों के सहारे लड़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से भगवान राम को भांजा बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री ने कटाक्ष किया। उन्होंने इसकी तुलना कंस से की। उन्होंने कहा कि कंस भी भगवान कृष्ण को अपना भांजा बताता था। गिरिराज सिंह ने कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राम को स्वीकार नहीं किया, राम सेतु के होने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और अब रामलीला कांग्रेस की राज्य सरकार करने में लगी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। देखिए, एक होता है शंख, एक होता है डपोर शंख। ये भूपेश बघेल की सरकार डपोर शंखों की सरकार है। बोलने में कोई कमी नहीं। चुनाव वो चर्चों के सहारे और उग्रवादियों के सहारे लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आज धर्मांतरण का केंद्र बिंदु बन गया है। बस्तर उसका हेड ऑफिस बन गया है और ये केवल डपोर शंखी, राम मेरे भांजा हैं, कौशल्या मेरी बहन है। कभी हम जानते हैं कृष्ण के भी भांजे, कृष्ण के मामू कौन थे? मामा कृष्ण के मामा कौन थे? कंस। अब कंस भी कहता था कृष्ण मेरे भांजे हैं। बस आप समझ लीजिए, जो कांग्रेस पार्टी वर्षों तक राम को नहीं स्वीकारा, राम सेतु को नहीं स्वीकारा, आज रामलीला कर रही है, डरी हुई, सामी हुई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर पहुंचे बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना में विपक्ष की बैठक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये फोटो सेशन के अलावा और कुछ नहीं था। बीजेपी की सभी राज्यों में 1-to-1 लड़ाई हो रही है। देखिए, मैंने कोई गलत नहीं कहा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फोटो सेशन के अलावा वो कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि लालू जी लिट्टी खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, राहुल जी को कह रहे हैं जरा शादी उदी कर लो। वो एक फोटो सेशन नहीं तो और क्या था। मैं पूछना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला बिहार आकर के क्या कर लेंगे और लालू जी, नीतीश जी जम्मू कश्मीर जाके क्या कर लेंगे? स्टालिन बिहार आके क्या कर लेंगे? उत्तर प्रदेश आके क्या कर लेंगे? और अखिलेश यादव और लालू यादव तमिलनाडु जाके क्या कर लेंगे? भाई, सबसे लड़ाई बंगाल से ममता बनर्जी, क्या यूपी आके किसका बिगाड़ लेंगे? भारतीय जनता पार्टी का, जोगी जी का। या अखिलेश यादव वहां जाके क्या बना देंगे और बिगाड़ देंगे? ये एक महज साइकोलॉजिकल फोटो सेशन है। और भारतीय जनता पार्टी तो अगर जिन स्टेटों में देखें, सबसे 1-to-1 लड़ाई हो रही है। सोचना उन लोगों को है कि उन लोगों को क्या करना है। आज मोदी जी दुनिया में भारत को एक नंबर पे ले जाने का काम किया। आज पूरी दुनिया भारत से हाथ मिलाना चाहता है। ये मोदी जी ने गलत किया क्या?
पूरे दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत 1 नंबर पर है। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, क्या कहोगे? छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जमानत पर चल रहे हैं, उन पर सीडी कांड में सीबीआई ने केस दर्ज किया है और इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि यहां मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था है, सीटी स्कैन एमआरआई के लिए मरीज भटक रहे हैं। बीजेपी ने कोविड काल में 80,000 लोगों को राशन वितरित किया था। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक के लिए इलाज की व्यवस्था की और सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भ्रष्टाचार ही बड़ा मुद्दा होगा। बीजेपी कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी को लेकर जनता के बीच जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के गौरवशाली 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और मोदी जी ने इस 9 साल में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश को विकास की दिशा में ले जाने का काम किया। आपदा को अवसर में बदलने की क्षमता मोदी जी की और 9 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां रही है, उस विषय में चर्चा के लिए आप सबसे बात करने के लिए आया हूँ। और पत्रकार बंधुओं को उपस्थिति जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रव्यापी अभियान है, उस अभियान का हिस्सा हम लोग। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज जो है वो मेडिकल का होने के बावजूद भी यहाँ से रेफर किया जाता है, मरीजों को कोई सुविधा है? मैंने बताया ना, यहाँ पे एमआरआई की व्यवस्था है, यहाँ पे इमरजेंसी में कोई विशेषज्ञ उपस्थित रहते। पूरा मेडिकल कॉलेज की हालत खराब है, जनता परेशान है। डॉक्टर साहब, आपने जो व्हील चेयर दिए थे मेडिकल कॉलेज को, वो तक छुपा के रख दिया गया था। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग गए तब वो व्हील चेयर बाहर निकले। व्हील चेयर की हालत है, ऑक्सीजन सिलेंडर की दिक्कत है, इमरजेंसी वार्ड को टेकल करने के लिए इमरजेंसी वार्ड नहीं है, ये सारी। मोहन मरकाम ने फिर से बोला है कि कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में कुछ वक्त बाकी है, जिसे लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। आपको बता दें कि इसमें रमन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और घोटालों का तो अंबार है। 2000 करोड़ की शराब घोटाला, 25 रुपये प्रति टन में 540 करोड़ का कोयले का घोटाला, चावल में 600 करोड़ का घोटाला। पत्र कहाँ गया? जन घोषणा पत्र के बिंदु कहाँ गए? कहाँ गया पूर्ण शराबबंदी की बात? कहाँ गया 2500 रुपये रोजगारी भत्ता की बात? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर आदिवासियों के अपमान का आरोप लगाया है। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के आदेश को प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी की ओर से रद्द किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। आदिवासियों का अपमान करने का आरोप बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। कांग्रेस का इतिहास आदिवासियों का अपमान करने का रहा है और आज भी कांग्रेस ने आदिवासियों का अपमान किया है। दिलीप सिंह भूरिया से लेकर के भंवर सिंह पोर्ते, अरविंद नेताम, इस सारे नेता कांग्रेस ने किस तरीके से उनको जलील किया और किस तरीके से किनारे कर दिया। और अब मोहन मरकाम जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनको किस तरीके से सरेआम अपमानित कर रहे हैं, किस तरीके से जलील किया जा रहा है, किस तरीके से फटकार लगाई जा रही है, ये छत्तीसगढ़ पूरा देश देख रहा है। कल पीसीसी के अध्यक्ष जी ने जो नियुक्तियां जारी की थी, उन नियुक्तियों पर कुमारी शैलजा ने तत्काल उनको निरस्त कर दिया है। वो अभी कहते हैं इसकी खुशी भी नहीं मना पाए थे और उससे पहले ही कांग्रेस ने पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जो कि आदिवासी समाज के हैं, इसलिए उनका ये आदेश निरस्त कर दिया। ये उदाहरण केवल और केवल कांग्रेस पार्टी में ही देख। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।
फिर हाजिर में ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर पर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नए शिक्षा सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 26 जून सोमवार को शाला प्रवेशोत्सव जिले भर में मनाया जाएगा। बस्तर जिले में स्थित 2000 से अधिक स्कूलों में शाला प्रवेशोत्सव के मौके पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को निःशुल्क गणवेश पाठ्य पुस्तक वितरित की जाएगी। इसके साथ ही बस्तर कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र 100% बनाने और वितरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आगामी कार्यक्रमों को देखते हुए माना जा रहा है कि बस्तर जिले में शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हिस्सा ले सकते हैं। इसको लेकर भी जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। जून 26, 2023 से इस सत्र का जो है एजुकेशनल एकेडमिक ईयर शुरू होनी है। इस संबंध में जिला बस्तर के प्रत्येक स्कूल में शाला प्रवेशोत्सव मनाया जाएगा। इस हेतु माननीय जनप्रतिनिधि लोग, माननीय हमारे विधायकगण, माननीय सांसद, इनके अध्यक्षता में कार्यक्रम का संपादन कराया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। शासन के निर्देशानुसार उसी दिन जो है हमारे सभी बच्चों को गणवेश का वितरण भी होना है और पाठ्यपुस्तकों का भी वितरण होना है। साथ ही साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के अनुसार में प्रत्येक बच्चे को उसी दिन हम लोग जिनको नहीं मिला है या फिर नव पंजीकृत हमारे बच्चे हैं उनको भी जाति प्रमाण पत्र का डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करते हुए अभियान के रूप में इसको चलाया जाएगा और जुलाई 31 से पहले कोशिश किया जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को उसका सामाजिक परिस्थिति का प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार नक्सली बीजेपी नेताओं को अपना निशाना बना रहे हैं। बीते 6 महीनों में नक्सली अब तक 6 बीजेपी नेताओं की हत्या कर चुके हैं। इस पर बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल किलिंग है। वहीं सीएम भूपेश से सवाल करते हुए नितिन ने कहा कि उन्हें क्या लगता है कि क्या बीजेपी इससे चुप बैठ जाएगी। हम पहले से ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पटना में विपक्ष की बैठक पर भी हमला बोला। ये पूरी तरह से आप देखेंगे कि लगातार जब भाजपा नेताओं का प्रवास बढ़ता है तो बेचैनी में ये घटनाएं घट रही हैं। बहुत स्पष्ट है, ये पॉलिटिकल किलिंग है और मैं स्पष्ट रूप से भूपेश सरकार से पूछता हूं कि आखिर इस किलिंग का जो पॉलिटिकल किलिंग हो रहे हैं इससे आपको क्या लगता है कि भाजपा कार्यकर्ता चुप बैठ जाएंगे? भाजपा कार्यकर्ता निश्चित रूप से आपके खिलाफ जो आवाज है और बुलंद करेंगे और जिस इलाकों में आप जिस ढंग से कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से भाजपा कार्यकर्ता उद्वेलित हैं और आने वाले समय में इसका जवाब भी देंगे। देखिए, ममता क्या बोलती हैं, ममता अराजकता की प्रतीक हैं। आज बंगाल में लोग नॉमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। वहां चुनाव लड़ने के लिए कोई अपोजिशन पार्टी का व्यक्ति अगर नॉमिनेशन करने जा रहा है तो उसको नॉमिनेशन नहीं करने दिया जा रहा है। जो खुद अराजकता की प्रतीक हैं वो क्या बोलेंगी? और मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं कि ये वो लोग हैं जिनकी उत्पत्ति ही कांग्रेस के विरोध में हुई और आज कांग्रेस के शागिर्द बने हुए हैं, क्योंकि ये सबको अपनी सल्तनत जाती हुई दिख रही है। ये जो भ्रष्टाचारियों की टोली का इकट्ठा हुआ है पटना में, इन पटना जयप्रकाश की नगरी है और उस जयप्रकाश ने जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था वो भ्रष्टाचारियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता भी सबक सिखाएगी और जो ये लोग हैं जो कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, जिस कांग्रेस ने हिटलर शाही रवैया अपनाया, उसी कांग्रेस के दरवाजे पे जाके बैठे हैं। और कांग्रेस की संस्कृति क्या रही है? कभी भी उन्होंने गठबंधन को लेके नहीं चले। चाहे वो आप इंद्र कुमार गुजराल को ले लीजिए, चंद्रशेखर को ले लीजिए, देगौड़ा को ले लीजिए। तो कांग्रेस को भी मालूम है कि हम छोटे दलों को पनपने नहीं देंगे, नहीं तो मेरी राजनीति चल जाएगी। छोटे दल को मालूम है कि हम अगर कांग्रेस को जगह देंगे तो कांग्रेस जिंदा हो जाएगी। तो ये दोनों लोग पीठ के पीछे छुरा रख के चल रहे हैं, मुंह पे केवल सामने साथ बने। रायपुर में खनिज साधन विभाग के विशेष सचिव जेपी मौर्य की अध्यक्षता में जिला खनिज अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में 12,941 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। ये राशि वर्ष 2021-22 की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है। वर्ष 2021-22 में कुल खनिज राजस्व 12,305 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था। वर्ष 2017-18 में
खनिज राजस्व आय लगभग 4,911 करोड़ रुपए थी, जिसकी तुलना में वर्ष 2022-23 में खनिज राजस्व आय 2.5 गुना से ज्यादा है। विशेष सचिव जेपी मौर्य ने बताया कि खनिज साधन विभाग की ओर से बहुमूल्य और सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण पर जोर दिया जा रहा है। इन खनिजों में निकिल, क्रोमियम, ग्रेफाइट, गोल्ड और डायमंड जैसे खनिज हैं। पिछले वर्ष 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों का आवंटन ई नीलामी के माध्यम से किया गया। इन ब्लॉकों में देश में पहली बार महासमुंद जिले के निकिल क्रोमियम के 2 ब्लॉक भी आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 के बाद कुल 29 खनिज ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिसमें से पिछले वर्ष 20 ब्लॉक ई नीलामी से आवंटित किए गए, जिससे राज्य शासन को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि प्राप्त होगी। तेईस जून को बिहार में विपक्ष की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस बैठक के बाद से ही बीजेपी लगातार विपक्ष हमलावर है। विपक्ष की बैठक को लेकर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजकल बौखलाहट में कमलनाथ कभी कर्मचारियों को गाली दे रहे हैं, अधिकारियों को कोस रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरी चक्की बड़ा बारीक पीसती है, उनकी चक्की ऐसी चली कि उनकी सरकार को ही पीस दिया। पक्ष की एकता का निष्कर्ष क्या है? मैंने तो एक ही सुना कि लालू यादव जी कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी बहुत शिकायत कर रही कि तुम शादी नहीं कर रहे, शादी कर लो, दूल्हा बन जाओ, बारात में हम आएंगे। बाकी वो दूल्हा कौन है और बारात कौन है इसका ठिकाने नहीं है। जैसे जब भारी बाढ़ आती है तो अपनी जान बचाने के लिए कई जीव जंतु एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। एक ही पेड़ पे आप देखेंगे मेंढक भी है, सांप भी है, बंदर भी है, क्योंकि नीचे पहाड़ का पानी है। मोदी जी के समर्थन की और लोकप्रियता की ऐसी बाढ़ है कि ये सब एक पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अब काट की हंडी बार बार थोड़ी चढ़ती, कितनी बार। मंडला पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज मंडला भ्रष्टाचार, पलायन और माफिया की राजधानी है। मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य सब चौपट हो गया है। राज्य में भ्रष्टाचार शिवराज नहीं, यहाँ भ्रष्ट राज है। दुख भी है कि मंडला भ्रष्टाचार की राजधानी बन गई, मंडला बेरोजगारों की राजधानी बन गई, मंडला पलायन की राजधानी बन गई है, पिछड़ेपन की राजधानी बन गई है मंडला, माफिया की राजधानी बन गई है मंडला। मंडला की जनता गवाह है कि कितनी घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने करी। मेडिकल कॉलेज की करी थी, हमने तो स्वीकार करी थी, स्वीकृत मैंने की थी जब हम मुख्यमंत्री थे, पर आज वे चौपट है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट प्रदेश, चौपट सरकार और चौपट मध्य प्रदेश, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।